नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्थिकी 2022 के अंतर्गत बजट 2022-23 और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको आर्थिकी के अंतर्गत खनिज संबंधी आंकड़ों का वीडियो दे चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। एग्रीकल्चर और पशुपालन से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी आपको दिए जा चुके हैं। इसमें फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन, दूध का उत्पादन जो भी है ये सारा कुछ दिया जा चुका है। और एक वन स्थिति रिपोर्ट का वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया जा चुका है, उसको बहुत सारे हजारों लोग देख चुके हैं। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन ये अपडेट हो जाए और सारे प्रश्न जो इससे बनने वाले हैं उन प्रश्नों पर आपकी पकड़ हो जाए, आप हर हाल में उन प्रश्नों को सही कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया गया है, ये सही बात है। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क होगा। 2025 ये यहाँ पर याद रखना है, अलग से प्रश्न बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि कब तक का टारगेट रखा गया है। और अगले 3 वर्षों में 200 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया है। और अगला है कि वर्चुअल डिजिटल लाभ पर 30% की दर से कर लगेगा, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की संख्या आप कर लीजिए 400। अगले 3 वर्षों में 2025 तक का जो टारगेट है उसमें 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की घोषणा की गई है, तो सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 4 प्रश्न आपके लिए अलग अलग तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पेश संघीय बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स रेट की जो बात है उसको कितना करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रपोजल कितना है, कितना करने का प्रस्ताव है, तो ये रखा गया है कि 15% कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18.5% है इस समय। 18.5% से इसको ले जाके कितना किया जाना है, 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5 स्टार जो आपको लगाने हो लगा लीजिए इसमें। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, ये बजट में थी। पीएम डिवाइन योजना किससे रिलेटेड है, तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध पूर्वोत्तर क्षेत्र से है। और जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी योजना होती है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। 1500 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। 1500 करोड़ रुपए की ये योजना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी, वहां पे जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। पीएम आवास योजना, तो इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो घोषित की गई है। 48,000 करोड़ रुपए की रकम। 2022-23 में टारगेट है 80 लाख घरों का निर्माण करना। 80 लाख जो हाउसेज हैं इनका निर्माण करने की इसकी ये लक्ष्य रखा गया है, ये योजना है। और 48,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। शिक्षा की समावेशी पहुंच के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ाकर कितनी किए जाने की बात कही गई है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल, वर्तमान में अभी 12 चैनल संचालित हो रहे हैं। 75 ई स्कूलिंग लैब भी हैं। 750 वर्चुअल लैब की स्थापना आगे की जानी है। लेकिन जो चैनल्स पूछे जा रहे हैं तो इनको 12 से बढ़ाकर 200 किए जाने की घोषणा कर दी गई है हमारे बजट में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में एक शब्द है रैंप। ये रैंप एक कार्यक्रम घोषित किया गया है। रैंप, RAAMP, डबल AMP। तो रैंप जो योजना है, रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म आप याद करिए, और इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम। फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। तो ये MSME से रिलेटेड है। 5 सालों में इसमें 6,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की योजना रखी गई है। रैंप जो कार्यक्रम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजट के अनुसार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को
कब तक बढ़ा दिया गया है? बजट में घोषणा की गई थी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया जा रहा है। 2023, 22 नहीं, 2023 इसमें ध्यान रखना है, 22 नहीं, 22 तो चल ही रहा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इमरजेंसी लाइन क्रेडिट जो गारंटी स्कीम है ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, मई 2022 में इसको शुरू किया गया था, तब से ये चल रही है। उद्देश्य MSME क्षेत्र में उधारकर्ताओं के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान जो संकट हुआ था तो उसको कम करने की ये योजना थी। 50,000 करोड़ रुपए इसमें शुरू में आवंटित किए गए, अब इसमें 5 लाख करोड़, 50,000 से 5 लाख करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। तो 31 मार्च 2023 तक इसको बढ़ाया गया है। हाल ही में पेश संघीय बजट के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के अलावा कितनी अन्य नदी जोड़ों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? केन बेतवा लिंक परियोजना के अलावा पूछा जा रहा है, तो इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं वो एक है दमनगंगा पिंजाल, एक है पार ताप्ती नर्मदा, एक है गोदावरी कृष्णा, एक है कृष्णा पेन्नार और एक है पेन्नार कावेरी। तो ये हो गई 5। तो 5 योजनाएं, नदी जोड़ों परियोजनाएं इसमें मंजूरी दी गई हैं, 5 नदी जोड़ों परियोजनाओं को। इसके अलावा एक जो है केन बेतवा लिंक परियोजना चल ही रही थी, तो इनके अलावा ये 5 हैं। दमनगंगा पिंजाल, DP से याद कर लीजिए। दूसरा है पार ताप्ती नर्मदा, पार ताप्ती नर्मदा। एक है गोदावरी कृष्णा, एक है कृष्णा पेन्नार और एक आपका है पेन्नार कावेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बजट 2022-23 का जो सड़क परिवहन का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, कितने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसके अनुसार कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे सड़क परिवहन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का नया नेटवर्क, 25,000 किलोमीटर का नया नेटवर्क बनाना है। PPP मॉडल के आधार पर 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की बात इसमें कही गई है। 25,000 किलोमीटर का नेटवर्क भी 22-23 में घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। PM गतिशक्ति योजना में कितने इंजन बताए गए हैं? इस पे तो ऐसे भी हम लोगों ने किया, ऐसे भी पूछा जा सकता था, पूछा जाएगा भी आगे। तो इसमें जो इंजनों की संख्या है उसमें कौन कौन से इंजन है? एक इसमें इंजन है गतिशक्ति में सड़क, दूसरा इंजन है रेल, तीसरा इंजन यहाँ पर है एयरपोर्ट्स, चौथा इंजन है पत्तन। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। 5वां इंजन इसमें है सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग भी है। 6ठा इंजन जो है इसमें जलमार्ग है और 7वां इंजन है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक अवसंरचना की बात 7वें इंजन के तहत की गई है। तो टोटल 7 इंजन इसमें बताए गए हैं। फरवरी में जो संघीय बजट पेश हुआ उसमें 4 विशेषताएं बताई गई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसमें शामिल नहीं है? PM गतिशक्ति एक विशेषता इसकी थी, समावेशी विकास एक विशेषता थी, निवेशों का वित्त पोषण एक विशेषता थी, कौशल भारत कुशल भारत इसमें नहीं था, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना ये चौथा था। चौथा वैसे भी खूब लंबा चौड़ा है। उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, तो ये चौथा यहाँ पर हटा दीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है इस बार के संघीय बजट में? इस बार का ही संघीय बजट है, बार बार इसमें 22-23 नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको पता होगा, आप ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया है वो हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए में अगर बात किया जाए तो 5,25,166 5,25,166 करोड़, 5,25,166 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिए गए और ये मैक्सिमम है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका आता है उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का क्रम आता है, और तीसरा है सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय का, फिर गृह मंत्रालय, फिर रेल मंत्रालय।
सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को आवंटन किया गया है। बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना या मिशन पर सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? मिशन या योजना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो राशि है वो इसी पर आवंटित की गई है। कितनी आवंटित की गई है? 68,000 करोड़ रुपए। 68,000 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे। सेकंड नंबर पर जल जीवन मिशन आता है, इस पर खर्च किए गए हैं 60,000 करोड़ रुपए। थर्ड नंबर पर आपका आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इस पर किए गए हैं 37,800 करोड़ रुपए। तो ये क्रम है, ये पहला हो गया, ये सी वाला दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इस क्रम में ये चौथा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आवंटित राशि है उसमें इसमें से प्रथम स्थान पीएम किसान सम्मान निधि है। बजट 2022-23 में किस मद हेतु सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? कौन सा मद है जिसमें सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो राशि है वो गृह के लिए आवंटित की गई है। शिक्षा, वित्त, गृह, ब्याज, इन सब में देखा जाए तो गृह के लिए सबसे ज्यादा आवंटित की गई है। होम के लिए, हाउसेस के लिए सबसे ज्यादा आवंटित की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? कम है या अधिक है? पहले तो ये डिसाइड करिए। तो इसमें अधिक ही हुआ है, कम क्यों होगा? ज्यादातर बढ़ता ही है। तो ब्याज भुगतान 16.17% अधिक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16.17% ये अधिक है। 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, पिछले बार की तुलना में ये अधिक है। और विगत कई वर्षों से ब्याज भुगतान में अगर आपसे कहा जाए कि निरंतर वृद्धि बनी हुई है, निरंतर वृद्धि ब्याज भुगतान में बनी हुई है, तो आप कहेंगे हाँ बनी हुई है। बजट 2022-23 के अनुसार संघ सरकार द्वारा सर्वाधिक सब्सिडी निम्नलिखित में से, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित, तो निम्नलिखित में से किस मद पर की जा रही है? सर्वाधिक सब्सिडी की जो बात हो रही है, सबसे अधिक खर्चों की जो बात हो रही है, वो किस पर की जा रही है? तो सब्सिडी सबसे ज्यादा खाद्य पर है। खाद्य पर 58% की सब्सिडी दी जा रही है। यूरिया सब्सिडी 18% है। एलपीजी सब्सिडी 1.5% ओनली, ठीक है। तो खाद्य पर 58% की सब्सिडी दी जा रही है, यही मैक्सिमम है। असत्य कथन आपको बताना है बजट 2022-23 के संदर्भ में। सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से अधिक था। ये दोनों बातें सही हैं। जो सकल कर राजस्व है 27.58 लाख करोड़ रुपए था और ये जीडीपी का 10.7% था, सही बात है। और सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा था। प्रत्यक्ष कर कितना था? प्रत्यक्ष कर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 51.49%, और अप्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा था 48.51%। दोनों बातें सही है। असत्य पूछा जा रहा है तो डी हो जाएगा, गलत है दोनों इसमें ऑप्शन, ना तो एक नहीं, असत्य तो है नहीं, सत्य है दोनों बातें, याद कर लीजिए। एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न और करिए। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा सर्वाधिक था, कर राजस्व का, और आपको यहां सत्य बताना है। और कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 55.88% था। तो राजस्व व्यय का नहीं, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा अगर आपसे कहा जाता तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 55.88% था, व्यय का नहीं था। राजस्व व्यय का हिस्सा तो 80.98% था, 80.98%। ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा था, व्यय का हिस्सा था। प्राप्ति का हिस्सा है 55.88%, ठीक है ना। और पूंजी व्यय 19.02% हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100% आना है ना, राजस्व और पूंजी को दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरा गलत दिया है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद पर केंद्र सरकार को सर्वाधिक व्यय करना पड़ता है? ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, रक्षा व्यय, किस पे करना पड़ता है? 20% केंद्र सरकार का जो व्यय है 20% इस पे खर्च होता है ब्याज अदायगी पे। करों एवं प्रशुल्कों में फिर राज्यों का हिस्सा 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15% है। और उसके बाद में
केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इसमें 9%। ये दोनों अंतर होता है, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और फिर रक्षा व्यय ये 8% के बराबर है। तो स्पष्ट है कि ब्याज अदायगी जो है ये सर्वाधिक व्यय वाली मद है। कौन सा केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? कहां से आय सबसे ज्यादा होती है? तो ये होती है सेंट्रल एक्साइज से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा आय होती है। सबसे ज्यादा 7% की आय यहीं से होती है। सीमा शुल्क से 5% की होती है और कर भिन्न राजस्व से भी आपकी 5% की होती है और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां केवल 2% है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क सबसे बड़ा मद है, इसमें 7% का जो आय का स्रोत है वो यही है। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए, निगम कर, आयकर, उधार एवं अन्य देयताएं क्या है? तो सबसे ज्यादा उधार एवं अन्य देयताएं हैं। उधार एवं अन्य देयताएं ये सबसे बड़ा स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा, उधार एवं अन्य देयताएं। प्राथमिक घाटे के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यह घाटा सदैव राजकोषीय घाटा से अधिक होता है। दूसरा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में यह घाटा जीडीपी का 2.8% अनुमानित है। दोनों में से आप बताइए कौन सा सत्य कथन है? जो प्राथमिक घाटा होता है वो 1997-98 का जब बजट पेश हुआ था तो वहीं से इसकी अवधारणा शुरू की गई थी। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को अगर हटा देते हैं तो जो हमको मिलता है वो प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजकोषीय घाटे से जब ब्याज भुगतान घटाते हैं तब प्राथमिक घाटा आता है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। 2022-23 में यह घाटा 2.8% था, ये सही है। तो केवल 2 यहां पर सही है। ये कॉन्सेप्ट है और ये यहां पर फैक्ट आपसे पूछा गया है, आंकड़ा पूछ लिया गया है बजट का, तो कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। राजकोषीय घाटा से जब हम ब्याज भुगतान घटाते हैं तब हमको प्राथमिक घाटा मिलता है, तो पहला कैसे सही होगा? प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। इस घाटे की शुरुआत 2004-05 के बजट से हुई थी और 22-23 में बजट में यह घाटा 3.2% है। प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के बजट में शुरू किया गया था, है ना? प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के बजट में शुरू किया गया था, न कि 2004-05 के बजट में। और इस वर्ष जो घाटा है ये 2.6% है, न कि 3.2%। तो 2011 के बजट में, 2011 का बजट, 11-12 का जो बजट था वहां से यह कंसेप्ट, तो दोनों गलत है। असत्य पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। असत्य पूछा जा रहा है, याद करते चलिएगा इन चीजों को। संघीय बजट 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 3.2%, 4.3%, 3.8%, 5.2%। कितना अनुमानित है? तो ये 3.8% है। 22-23 में राजस्व घाटा किसका? जीडीपी के पे ही निकाला जाता है इसको, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में सत्य कथन चुने। संघीय बजट 2022-23 में यह घाटा, राजकोषीय घाटा है ये 18.61 लाख करोड़ रुपए था। क्या ये सत्य है? ये गलत है, क्योंकि ये 16.61 लाख करोड़ रुपए था और ये घाटा इस वर्ष अनुमानित जीडीपी का 6.4% है। ये सही कथन है। तो राजकोषीय घाटा 6.4% है, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2022 में पेश संघीय बजट 2022-23 का आकार कितना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 39.45 लाख करोड़ रुपए था। 39.45 लाख करोड़ रुपए ये हमारे संघीय बजट का आकार था। 1 फरवरी को ये बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया और निर्मला सीतारमण जी टॉप जो 100 फोर्ब्स की महिलाएं हैं उन सूची में शामिल हैं। किस क्रम में इनका स्थान क्या है, इनका क्रम क्या है? लगातार दूसरा वर्ष है जब ये शामिल की गई हैं, तो बताइएगा जरा क्रम क्या है इनका। हमने डिस्कस किया है एक क्लास में। और इसमें 55.88% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का रहा, 44.12% हिस्सा पूंजीगत। तो राजस्व जो प्राप्तियां रही हैं वो ज्यादा रही हैं, है ना? रेवेन्यू जो रहा है वो ज्यादा रहा है।
और राजस्व प्राप्तियां ज्यादा रही हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की शीर्ष कृषि निर्यातक उत्पाद कौन सी है? सबसे ज्यादा जो कृषि क्षेत्र का निर्यात रहा है वो क्या रहा है? तो वो समुद्री उत्पाद रहे हैं, मैरिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो रहे हैं, राइस नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्री उत्पाद, फिर सेकंड नंबर पर, बासमती को छोड़ दिया जाए तो सेकंड नंबर पर फिर आएगा चावल, फिर मसाला थर्ड पे है, चीनी फोर्थ पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद है। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो गई? सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में ये 53% की हिस्सेदारी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53% की हिस्सेदारी ये सेवा क्षेत्र में रही है। पहले ये ज्यादा थी, 55% थी। जो लास्ट बजट रहा है 2019-20 में 19-20 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 55 थी। 21-22 का जो बजट रहा उसमें अनुमान लगाया गया, ये आर्थिक समीक्षा की बात है, तो ये 53% सेवा क्षेत्र की, तो वर्तमान में 53% है। सत्य कथन बताइए। भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग विश्व में तीसरे स्थान पर है और सड़क नेटवर्क के मामले में भारत की विश्व में रैंकिंग तीसरी है। दूसरा कथन गलत है, पहला तो सही है। फार्मास्यूटिकल जो हमारा उद्योग है विश्व में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि भारत की जो सड़क नेटवर्क में हिस्सेदारी है तो विश्व स्तर पर इसकी जो रैंकिंग है वो सेकंड है। विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग सेकंड है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 1 की जो रैंकिंग है वो यूएसए की है। यूएसए आपका फर्स्ट पे आता है और इंडिया आपका जो है वो सेकंड पे आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। विश्व स्तर पर 66.45 लाख किलोमीटर सड़कें भारत के पास हो गई हैं। सड़कों में बहुत तेजी से विकास हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। भारत विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, मांस उत्पादन में 8वां स्थान है, मछली में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूरसंचार बाजार दूसरा, ये कहा जा रहा है। तो पहला तो सही है, अंडा में तीसरा है, मांस में 8वां है। मछली उत्पादन की बात अगर की जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन बाजार भारत है, तो ये तीसरा नहीं होगा। यहां पर अगर दूसरा दिया होता सेकंड तो ये सही होता, तो ये आंसर हो जाएगा। और दूरसंचार क्षेत्र में भारत दूसरा सबसे बड़ा ये है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। भारत में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। डेयरी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। 5% का योगदान देने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु क्या है? डेयरी क्षेत्र। और भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 527 ग्राम है। ये कई बार पूछा गया है आपसे, तो 527 नहीं, ये 427 ग्राम है। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। सत्य पूछा जा रहा है तो पहला सही हो जाएगा। भारत विश्व का 23% दूध उत्पादन करता है और अर्थव्यवस्था में 5% का भारत का योगदान है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें डेयरी क्षेत्र का, और पूरे विश्व का 23% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार किस वर्ष तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चल रहा है, तो 2024 तक का टारगेट रखा गया है। 30% की कमी हम इसमें ले रखेंगे। जो पीएम है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेटेड जो मैटर होते हैं, तो उन पार्टिकल्स की जो सांद्रता है उसमें 20 से 30% की कमी हासिल करना है। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत विश्व में वन क्षेत्र के संदर्भ में किस स्थान पर है? तो ये 10th पोजीशन है। अगर 10 की सूची बनाई जाए तो भारत 10वें स्थान पर है, ऐसे करके याद कर लीजिए। और वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, और पूरे विश्व में वृद्धि के मामले में देखा जाए तो 2010 से 2020 के बीच में तीसरा वृद्धि करने वाला देश रहा है, लेकिन टोटल वन क्षेत्र के संदर्भ में 10वां स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत द्वारा शीर्ष आयातित मद कौन सी है? तो सबसे ज्यादा हम आयात जो करते हैं वो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सोना करते हैं, फर्स्ट नंबर पे पेट्रोलियम क्रूड करते हैं, थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं, और 5वें नंबर पर कोयला आता है, चौथे नंबर पर मोती, कीमती और अर्धकीमती जो पत्थर हैं।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन से देश ने भारत को सबसे ज्यादा वस्तुओं का आयात किया? कौन से देश ने भारत को सबसे ज्यादा वस्तुओं का आयात किया? तो भारत की जो शीर्ष आयातक देश हैं, भारत चीन से सबसे ज्यादा आयात करता है। लैंग्वेज समझिएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से हुआ है? तो चीन से हुआ है, नंबर 1। सेकंड नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात रहा है, यहां से हुआ है। और फिर थर्ड नंबर पर यूएस से रहा है, ये थर्ड नंबर पर। तो सबसे ज्यादा आयात चीन से हुआ है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश, असत्य कथन बताना है। तो भारत जो निर्यात करता है, भारत सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात जो करता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और निर्यातित वस्तुओं में सबसे बड़ा हिस्सा मोती और कीमती धातुओं का है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये पेट्रोलियम जो उत्पाद है उनका हिस्सा है। किसका है? पेट्रोलियम उत्पाद लगभग 15%, 14.9% ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनका हिस्सा। तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों असत्य हैं। असत्य पूछा जा रहा है तो दोनों असत्य हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक भी इसमें सही नहीं है। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया? तो जीडीपी का राजकोषीय घाटा 59.3%, 49.1% 19-20 में था और फिर ये बढ़ के 59.3% हो गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? उद्योग क्षेत्र में तो ये 11.8% की वृद्धि अनुमानित है उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। 11.8% की वृद्धि उद्योग क्षेत्र में 11.8 है। अगर आपको सर्विस सेक्टर में पूछ ली जाए, सर्विस मतलब सेवा क्षेत्र में, तो यहाँ पे 8.2% है। और अगर आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में पूछ ली जाए, एग्री में कितनी है, तो 3.9% है। ये तीनों याद रखिए, सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र में ही है। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया है, ये हमने करंट में सेक्शन में किया है। तो 22-23 में आईएमएफ ने कहा है कि 7.1% का ये रहेगा। विश्व बैंक ने कहा है 8.7%। एशियाई विकास बैंक ने कहा है, ये वर्ल्ड बैंक हो गया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कहा है कितना? 7.5%, ठीक है। आईएमएफ ने 7.1%, ये आईएमएफ का है, यही पूछा ही जा रहा था, ठीक है ना। और ये भी आईएमएफ ने कहा है कि भारत अगले 3 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहेगा, बना रहेगा, सबसे तेज डेवलप करने वाला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है? जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है? ये आर्थिक समीक्षा में जो कहा गया, तो ये 9.2%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी। कौन पेश करेगा? निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया था। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा थी। तो जो वर्ष बीत चुका होता है उसकी आर्थिक समीक्षा, जो आने वाला होता है उसका बजट पेश किया जाता है, इतना तो आपको पता ही है। तो 9.2% ये इसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत की विकास दर ये रहेगी 21-22 में। प्रथम अग्रिम अनुमान यही लगाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रहे। आप अन्य सेगमेंट्स को भी हमारे जरूर देखिए। ये जितने भी डिस्कशन हुए हैं, वन स्थिति रिपोर्ट, खनिज और पशुपालन, कृषि और बजट का तो ये डिस्कशन हुआ, और करंट अफेयर की जो स्पेशल श्रृंखला हमारी चल रही है उसका लाभ आप जरूर उठाइए, क्योंकि उससे प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।